नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते हफ्ते हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे छात्र जिन्होंने इम्तिहान लिखे थे, रेलवे भर्ती के इम्तिहान लिखे थे, वो सड़क पर उतर आए, उग्र हो गए, ट्रेन रोक दी, ट्रेन जला दी। इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। लेकिन एक मूल प्रश्न हमेशा रहेगा, और वो मूल प्रश्न क्या है? ये हुआ क्यों? क्या ये रोका नहीं जा सकता था? वो परिस्थिति क्या थी जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आज मुकाबला में ज्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधा सवाल हम यही पूछेंगे कि रेल भर्ती परीक्षा, इस टकराव का जिम्मेदार कौन है और वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? ये बोलना कि हमने अभी फिलहाल स्थगित कर दी, हम एक समिति बना रहे हैं, ये तो ठीक है, फैसला ले लिया। जिम्मेदार कौन है? जो जमीन पर हुआ है, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जाहिर तौर से जो हुआ, जो बदलाव किया गया वो गलत था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसकी जिम्मेदारी वो एजेंसी या वो बोर्ड क्यों नहीं ले रहा है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शिव गोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, और पिंटू कुमार पीजी स्टूडेंट हैं पटना यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 इम्तिहान के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो इस शो का एक फॉर्मेट है कि हम शुरुआती वक्तव्य के लिए सब लोगों को 1 मिनट का समय देते हैं, तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पिंटू कुमार जी, 1 मिनट में, शुरुआती वक्तव्य में 1 मिनट में अपनी बात आप रखें। आपका समय अब शुरू होता है। जी, एक्चुअली बात ये है यहाँ पे कि पूरे मामले को देखें तो जिस प्रकार से छात्रों पे मतलब कि एक तरह से कह दीजिए कि पुलिस के द्वारा हमला हुआ है। मानिए कि जो वैकेंसी 2019 में आई थी और इसके बाद इस वैकेंसी के बाद लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों के लिए जो वैकेंसी आई थी, जिसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, वो वैकेंसी फुलफिल कर ली गई। लेकिन छात्रों के लिए जो वैकेंसी आई थी वो आज तक फुलफिल नहीं हुई। और यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि जो लोग छात्र प्रदर्शन में थे, हमारे पटना यूनिवर्सिटी से कई लोग छात्र प्रदर्शन में थे, हमारे मित्र ओसामा खुर्शीद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें मतलब कि भिकना पहाड़ी मोड़ पे खड़े हुए तो उन पर मुकदमा कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। बस 5 मिनट के लिए खड़े हुए तो उन पे मुकदमा कर दिया गया। उसके बाद और हम बताते हैं कि ये तो एक मतलब कि अभी फरवरी में कहा गया है कि 16 फरवरी तक वो मतलब फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से, उसके बाद 4 मार्च को उस पे मतलब कि वो सुनवाई करेंगे। मेरा कहना है 10 दिनों में हो सकता था कि नहीं, जबकि 10 दिनों में हो सकता था, लेकिन 10 दिनों में ना करते हुए, क्योंकि जब तक सिर्फ 54 सीट का चुनाव बचेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव का सिर्फ 54 सीट का चुनाव बचेगा और तकरीबन 10 जिलों के कम ही बचेंगे, 9 जिले में लगभग बचेंगे, मतलब लगभग चुनाव के नजर। ठीक है, मैं पिंटू जी की बात समझ गया। 1 मिनट का समय खत्म हो गया था। पिंटू जी का आरोप यह है कि चुनाव को ध्यान में रख के इसको टाला गया है, कोई सही में समाधान नहीं निकाला है। मैं अब आपके पास आना चाहता हूं शिव गोपाल जी। सबसे पहले तो आपका शुरुआती वक्तव्य, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्या यह पूरी तरीके से रोका जा सकता था, टाला जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था? शिव गोपाल जी, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट अब शुरू होता है। बिल्कुल संकेत जी, इसको टाला जा सकता था, क्योंकि जब से सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है और जब से ये बात कही गई है कि हम 3,84,000 लोगों को बुलाएंगे सीबीटी 2 के लिए, उसी समय से तमाम स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर के रोष पैदा हुआ है। और मैं समझ पाया हूँ जितना उसमें ये बात थी कि लोग चाहते थे कि जब ये बात कही गई है कि 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो ये 20 गुना लोग 7 लाख होते हैं, तो 7 लाख लोग क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं? तो अगर ये बात क्लैरिफाई कर दी गई होती कि 7 लाख लोग जो है वो बुलाए जाएंगे, तो मेरी समझ से ये जो हमारे अभ्यर्थी लोग हैं उनका गुस्सा इतना नहीं बढ़ता। और जो ये कि स्टैंड लिया गया कि नहीं, हम जो जितने बुला रहे हैं बिल्कुल ठीक बुला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमारी समझ से कहीं ना कहीं पर इसमें रेलवे से ही चूक हुई है। और हमारा जो विभाग है, जो इस विभाग को देखता है, वो उसको
इस मामले को देखना चाहिए था। जो हमारे CPROs हैं, दूसरे लोग हैं, उनको इस बात को प्रोपेगेट करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, और लड़कों को समझाना चाहिए था कि नहीं, हम निश्चित तौर पर कहीं पे कोई जाति नहीं होने देंगे। शिवगोपाल जी, शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट का समय खत्म हो गया। मैं अभी जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आप और विस्तार से अपनी बात रख लीजिएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। नहीं संकेत जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में क्या छात्राओं का भविष्य इस तरीके से तय किया जाएगा कि वो वैकेंसीज निकलती हैं, उसके वो फॉर्म के लिए पैसे खर्च करते हैं, फॉर्म के लिए तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं अपने घर बार छोड़ के तैयारी करते हैं, और जब परीक्षाएं लेने की हालत होती है तो कहीं उनको लाठी डंडों से मारा जाता है, कभी परीक्षाएं का पेपर लीक हो जाता है। देखिए, ये पूरा एक अजीब सा एक जनमानस में ये फैल गया है कि जब से ये सरकार आई है तब से बाकी चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। आप बड़े बड़े इवेंट शो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप इन्वेस्टर मीट भी कर लेते हैं आराम से, आप बड़ी बड़ी रथ यात्राएं करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब छात्राओं के भविष्य की बात होती है तो आप उनको खाली लाठियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर संकेत जी, 5 कालिदास मार्ग के पास मुझे लगता है कोई ऐसा 15 दिन नहीं बीता है जब छात्रों के ऊपर लाठियां ना चढ़े हों, और कोई ऐसा विभाग नहीं है। ये तो आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आप बैंक की बात कर लीजिए, आप शिक्षक भर्तियों की हाल बात कर लीजिए, आप शिक्षा मित्रों की बात कर लीजिए, आप ग्रुप डी की बात कर लीजिए। लगातार एक ऐसा नेक्सस चल रहा है जो छात्रों को इस बात से बताया जा रहा है कि तुम्हारा काम है फॉर्म भरना, नौकरी मेरे ऊपर देखना है। ठीक और अलग अलग तरीके से रोजगार। ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली। अब आते हैं आलोक वत्स पर। आलोक वत्स, शुरुआत में, इससे पहले कि आप अपना शुरुआती वक्तव्य दें, ये दर्शकों को बता दें कि कहीं इस बहस के माध्यम से ये संदेश ना चला जाए या ये बात ना चली जाए कि हिंसा का समर्थन हो रहा है। हिंसा का समर्थन ना कोई कर सकता है और ना ही करना चाहिए, वो गलत था, और जिन्होंने वो किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं जहां की वो गलत है, जो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से छात्र आंदोलन करने लगे, हिंसक आंदोलन नहीं, आंदोलन, सड़क पर उतरे, वो परिस्थितियां क्या थी और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आलोक वत्स जी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए संकेत जी, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस पर इस तरीके का उग्र होकर और सरकारी संपत्ति को क्षति करना, ये बिल्कुल उचित नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत से कारण से परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन उसका बैठ के समाधान किया जा सकता है। इन्होंने सीधा उग्र आंदोलन पे उतर गए, तो उग्र आंदोलन पे उतरने के बाद सरकार के पास क्या परिस्थिति बचती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? लाठियां चलानी ही पड़ती है, लोगों को तितर बितर करना ही पड़ता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि धू धू करके सारी रेल की बोगियां जल रही थी, तो वो किसी माने में इसको देश के किसी कोने में कभी भी कोई भी जगह, कोई भी कोर्ट या कोई भी सार्वजनिक समझौता में इस चीज को कोई नहीं बर्दाश्त करेगा और कोई इसके साथ नहीं होगा। आज भी जब बात हुई है मंत्री जी से, अब आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया आलोक वत्स जी, लेकिन पूरा आपने देखिए हिंसा पे ध्यान दिया, जो परिस्थितियां या जो मुसीबत छात्र झेल रहे हैं उसके बारे में अभी आपने बात नहीं की है। इसी वजह से मैंने आपका शुरुआती वक्तव्य लेने से पहले शुरुआत में ही बोल दिया कि इस बहस का मकसद हिंसक प्रदर्शन का समर्थन करना नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है, यह है बहस का मुद्दा। मुकाबला में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शिवगोपाल जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीज थी जो कि अब तक हो रही थी और उसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, रिफॉर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर उसको बदला, जिसकी वजह से यह सब हुआ है? और क्या एक जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसके हिसाब से चीजें नहीं की जा सकती थी? यह कंप्यूटेशन एरर है या यह क्या है? संकेत जी, रेलवे में भर्तियां और बड़ी पैमाने पर भर्तियां एक पुराना सिस्टम रहा है। सबसे पहले
रेलवे में एक रिफॉर्म के नाम पर जो जोनल रिक्रूटमेंट होते थे उनमें बदलाव लाया गया और उनको नेशनल रिक्रूटमेंट का नाम दे दिया गया। जब भी ऐसी चीजें होंगी तो बड़ नेचुरल है वैकेंसीज के कैलकुलेशन में, इम्तहान होने में देरियां होंगी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे। और वो परिस्थितियां रही जब हम लोगों ने भी इस बात को कहा कि ये ठीक नहीं है। मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमारा वो मंतव्य भी नहीं है। और ये सब कुछ भी हुआ वो पहले के ज़माने में हुआ, अभी नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने एनटीपीसी कैटेगरी की जो वैकेंसीज है, जो खासतौर पर कमर्शियल और ऑपरेटिंग के लोग जिसमें आते हैं, उन वैकेंसीज को जो है वो ये CBT 1 और CBT 2 में ले आए। पहले एक इम्तहान होता था, इम्तहान होने के बाद में और उसका रिजल्ट आ जाता था। जो लोग मेरिट पे आते थे और जो लोग मेडिकल पास कर लेते थे उनको जो है वो नौकरी दे दी जाती थी। तो अब उसमें और समय लगने लगा। तो ये चीज है। ग्रुप डी का एक नया मामला आ गया, अभी 3 दिन पहले आया है कि जो 1800 के ग्रेड पे में लोग काम करेंगे, जिनका काम है रेलवे में माल ढुलाई करना, पटरी ढोना, जिनका काम है हेल्पर का काम करना, जिनका काम है जो एक तरीके से जो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि कोई ऐसी जरूरत हो। कितनी तनख्वाह बताई आपने शिवगोपाल जी? इन्होंने जो है वो कर शिवगोपाल दिया। जी, तो जो इस तरीके शिवगोपाल जी, सैलरी कितनी बताई थी आपने जी? कितनी सैलरी आप बता रहे थे? कितने दाम, क्या सैलरी पर इनको भर्ती किया जाना था? नहीं, सैलरी नहीं, मतलब ये एनटीपीसी के जो लोग हैं इनके दो तरीके के ग्रेड है। उसमें एक ग्रेड तो वो है जिनमें कि 36,000 पे लोग भर्ती होकर के आएंगे हाँ। आज की तारीख में। हाँ। दूसरे वो लोग हैं जिनको 25,000 के ऊपर भर्ती होना, और तीसरे वो लोग हैं जो 18,000 की सैलरी पे आएंगे। हाँ। जो 18,000 की सैलरी पर आएंगे उन बच्चों को तो सिर्फ पटरी ढोनी है, मीनियल काम करने हैं, उनको कोई इतना बड़ा काम नहीं करना है। उनके इम्तहान में भी पहले नोटिस में नहीं निकाला जब भर्ती करना था उनको। अभी इन्होंने 3 दिन पहले बोर्ड से एक चिट्ठी निकाल दी कि उनका भी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। मतलब एक की जगह 2 इम्तिहान होंगे। टाइम ज्यादा, मतलब एक की जगह 2 इम्तिहान होंगे। 2 इम्तिहान होंगे। अब मैं देखिए एक चीज इससे पहले भी आपने हमारे कार्यक्रम में आकर जिक्र किया शिवगोपाल जी, ये तर्क दिया जाता है कि भाई कोरोना हो गया, इस कोरोना की वजह से बैकलॉग था, बहुत करोड़ों एप्लीकेंट्स आ गए और हमने इतने सारे लोगों का इम्तिहान कराया तो उसमें भूल चूक लेनी देनी। इस तर्क का जवाब आप किस तरीके से देंगे? देखिए सर संकेत जी, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। हाँ। कोरोना के पीरियड में हम रेल कर्मचारियों ने 11,500 मालगाड़ियां चलाई, इतनी ज्यादा श्रमिक स्पेशल चलाई, 3,000 लोगों ने अपनी शहादत भी दी। और रेलवे के लिए कोरोना की नाम की कोई चीज थी नहीं। और कोरोना अगर है, ऑनलाइन इम्तिहान हो रहा है, आप ऑनलाइन घर से काम करा रहे हैं, तो इम्तिहान में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी? ये सब कहने की बातें हैं। जैसा कल मंत्री जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये कोरोना का बहाना लेकर के इम्तिहान को टालना जो है वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जब आप किसी चीज को अनादिकाल तक विलंबित करेंगे तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों का इम्तिहान क्या रेलवे पहले नहीं करा पाया है जो अब दिक्कत आ रही है? इससे पहले भी संकेत जी, ये तो 10,26,000 का इम्तिहान था, 1,26,00,000 का इम्तिहान। हाँ। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ 1,79,000 का इम्तिहान बताइए जो है वो इससे पहले हो चुका। बताइए कोई बिना किसी उसके हो। पिंटू कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है कि कहीं सिस्टम खराब हुआ, विफल हुआ और उसकी वजह से एक परिस्थिति पैदा हुई और अभी तक हमें नहीं मालूम है कि वो कौन है इसके पीछे जिम्मेदारी बदलाव के। पिंटू जी, मेरा सवाल आपसे ये है। परिस्थिति पैदा नहीं होती है सर, परिस्थिति वैसी बनाई जाती है। और ये परिस्थिति आज से नहीं बन रही है सर, ये कोई नई बात नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ एनटीपीसी का मामला नहीं है सर। आपको मैं बता देता हूं कि जो ये चकाचौंध चलता है संसद भवन के इर्द गिर्द, कैबिनेट में जो पोस्ट खाली है, जो ऑफिसर्स के जो पोस्ट खाली, जो ऑफिसर्स लेवल के पोस्ट खाली हैं, वो तकरीबन 7,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है सर। 7,035 पोस्ट जो खाली है, ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट खाली हैं, जिसको यूपीएससी को फिलअप करना है, फुलफिल करना है। ये क्या बताएंगे ये लोग? और आलोक बत्सी बड़े बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि हिंसा हो गई। हिंसा ये बताएंगे? इनसे ज्यादा हिंसा देश में कोई फैला रहा है क्या?
आप इनसे आलोक जी से पूछना चाहिए कि इन्होंने जो हिंसा फैलाई, इन्होंने जो नफरत फैलाई, उसका जवाब कौन देगा? आज जो ये कह रहे हैं कि हिंसा हो गई, अरे हिंसा इनकी देन है। अगर रेलवे सही सब कुछ कर देता तो क्या हिंसा होती? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पिंटू जी मैं यहां पर आना चाहता हूं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, चाहे जितना कुछ बुरा हो, ये आपके पास कानून का सहारा है, आपके पास प्रोटेस्ट करने का एक अच्छा जरिया भी है, नॉन वायलेंट जरिया भी है, लेकिन हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये यहां पर हम इस कार्यक्रम में बोल देना चाहते हैं। हिंसा को ये कहना कि परिस्थिति आ गई उसकी वजह से हम हिंसा पर उतर आए, नहीं सर, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं सर। सबसे पहली बात है, इन्होंने जो बोला कि हिंसा, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र शांति के साथ धरना दे रहे थे, एक तरह से समझिए, वो ट्रेन को रोके हुए थे, वो तो हिंसा नहीं था। इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने गोलियां चलाई, वहां पर कई लोगों को चोटें आई। इनका काम था, सरकार इनकी थी और इनके इशारे पर सब कुछ हो रहा था। ये पहली बात थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद में इनकी पुलिस ने क्या काम किया? आप घर में, लॉज में, हॉस्टल में जा करके अगर छात्रों पर अत्याचार करेंगे, उस पर लाठी बरसाएंगे, बंदूक के कुंद से उनके मतलब गेट पे प्रहार किया गया सर, उनकी खिड़की तोड़ी गई है, वो देखा गया है वीडियो में सर। ये सब कौन बताया? ये कहाँ का? आलोक जवाब दीजिए। आलोक कुमार के जवाब क्या देंगे सर? एक सेकंड, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। एक सेकंड पिंटू जी। हाँ सर, उसे बढ़िया से जवाब लेना चाहिए। ये लोग जो सीधा छात्र पर ब्लेम कर देते हैं, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? छात्रों पर ब्लेम ना करिए। अब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आलोक वत्सी, आपको एहसास है ये एक गुस्सा है छात्र वर्ग में, जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? आपको नहीं लगता कि एक संवेदनशील तरीके से और ना कि संवेदनहीन तरीके से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए था? मेरे नौजवान साथी पिंटू जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों ने हिंसा फैलाई, हम लोगों ने हिंसा करवाया, इसीलिए इन्होंने आप नेता मत बना दीजिए सर हमें। इन्होंने कहा कि हमने हिंसा सिखाई, इसलिए ये हिंसा पे उतारू हो गए। ये सब बातें देश में आपसे ज्यादा हिंसा कौन कर रहा है सर? आपसे ज्यादा हिंसा कौन करता है देश भर में? ये कौन? देश में क्या देश में दंगा जो है मूल मुद्दा है सर। हमसे ज्यादा सुरक्षात्मक अप्रोच किसी भी पार्टी का नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर मतलब दंगा ही अगर सुरक्षात्मक तंत्र है तो पूरे पॉलिटिकल पार्टी को, पूरे गवर्नमेंट के, हिंदुस्तान के सभी का, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, सारे स्टेट में दंगा होना चाहिए सर। पिंटू जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं? नेता मत बनाइए सर, नेता हमें मत बनाइए सर, आप हमें नेता मत बनाइए सर। सबसे बड़ी बात यह है सर, जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। आप बताइए सर कि 2019 की जो वैकेंसी है, 2019 की जो वैकेंसी है वो 2022 में उसका रिजल्ट आएगा सर। यहाँ तक आपको 8 साल में सर, आपको 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री का वादा था सर। आपने 10 लाख रोजगार नहीं दिया है, 10 लाख तक रोजगार नहीं दिया सर। इसका जवाब कौन देगा? ये आपको देना चाहिए। मुद्दे पर आते हैं। आलोक वत्सी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। अब पिंटू जी आपने अपना सवाल पूछ लिया, अब जरा आलोक जी का जवाब सुन ले। आलोक जी, मुझे ये बताइए, अभी डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये सरकार चीजें मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े आयोजन, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े मतलब देश विदेश हर जगह, नई संसद, ऐसा नहीं है कि ये सरकार चीजें मैनेज नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि इस मुद्दे में, लोगों की भर्ती जैसे मुद्दे में इस तरीके की गलती होती है? और ये गलती ही है ना जो उसको रोका गया है और अब एक कमेटी बनाई गई है। देखिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या कारण था? सबसे पहली बात आलोक वत्स, आप ये मानेंगे कि गलती हुई है या नहीं? आप मानते हैं या नहीं जिसकी वजह से छात्रों को सड़क पर आंदोलन करना पड़ा? या असली बात तो यहीं से शुरू होगी? देखिए, जिस तरीके की बातें जो आपके रेलवे से जुड़े हुए
महानुभाव बैठे हुए हैं, हाँ। जिस तरीके से उन्होंने बताया, शिव तो गोपाल मुझे लगता है कि शायद अगर इसको थोड़ी और सूझबूझ से की जाती तो शायद मैनेज हो सकता था, हाँ जो नहीं हो पाया किसी कारण से। हाँ। लेकिन इसके कारण आप उग्र होके इस तरीके का हिंसा फैलाएं और फिर हमें ब्लेम करें चलिए, कि अब दूसरा सवाल हमारी नहीं, पार्टी हिंसा फिर वही हिंसक आंदोलन का कोई समर्थन नहीं कर रहा। आलोक जी, मेरा सवाल एक बार नहीं, फिर ये से, कह रहे हैं कि हमने सिखाया इनको। नहीं, वो छोड़ दीजिए, हिंसा। वो छोड़ दीजिए ना, मैं उस तरीके की बहस में नहीं पढ़ूंगा। यहां पर बात सिर्फ ये हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी आएगी या नहीं सरकार में। रेलवे बोर्ड में वो कौन थे जिन्होंने ये सोचा कि ये कर देते हैं? सोचा क्यों नहीं कि जमीन पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और अगर ये नहीं सोचा है और इस तरीके का प्रभाव पड़ा है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कमेटी बनी है। देखिए संजय जी, इस पर छात्रों ने कह दिया कमेटी मतलब टालना। ये बहुत आसान काम होता है और मुझे लगता है कि एक बड़े अखबार ने एक बड़ी अच्छी खबर लिखी है। जांच का विषय है वो, तो जांच से ही निकलेगा इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने इस सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है और ये कटाक्ष है उस सरकारों पर। संकेत जी, एक लिस्ट है पूरी कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बनते ही 3 महीने के अंदर इनका दरोगा भर्ती का पहला होता है जो पूर्ववर्ती सरकारों का था, वो पर्चा लीक हो जाता है। 2018 में यूपी पीसीएल, यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल सहायता अध्यापक भर्ती। लगातार पर्चे गलत बांटे गए या पर्चे लीक हो गए। जब उसके बाद 2021 आया तो यूपीएससी पेट एग्जाम पेपर लीक हो गया, यूपी टीईटी पेपर लीक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द हो गई और सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक और विद्यार्थियों को पर्चा लीक हुआ। उसके बाद भी पर्चा कराई और 3 महीने तक अभी रिजल्ट नहीं आया। देखिए, है ये वही सरकार है जिसने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में लगातार लाठियां चलवाई। चाहे आप जेएनयू का प्रकरण ले लीजिए, चाहे आप लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रकरण ले लीजिए, आप लड़कों के ऊपर, छात्रों के ऊपर एनएसए लगाते हैं क्योंकि आपको शिक्षा से मतलब नहीं है और ना ही रोजगार देने का मतलब है। रोजगार तो आप अपने आप बता देते ना कि मैंने रोजगार दे दिया, वो पकौड़े भी तल रहा है तो उसको आप रोजगार गिनते हो। मुझे लगता है कि ये सरकार जो आई है उसके पास कोई प्रोग्रेसिव एजेंडा नहीं है और ये छात्रों के साथ कोई भी ऐसे प्रोग्राम नहीं लेके आती है। संजय जी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपो हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े बड़े स्टाइलिश टाइप के इवेंट हो जा रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं सिर्फ नहीं हो पा रही हैं। बताइए आलोक जी, जवाब। आलोक जी, गुजरात में नहीं, हमने आपकी बात का सार समझ लिया, अब उनका जवाब भी सुन लें। आलोक जी, देखिए संकेत जी, हमारी सरकार आने के बाद क्या गुंडे मवाली इस देश से पलायन कर गए थे, या जो इस तरीके के पेपर लीक के कारोबारी थे वो क्या छोड़ गए थे? तो अगर इन लोगों ने मिलकर कोई साजिश की तो उसको पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई है, स्थगित किया गया है उस परीक्षा को। इनके समय में भी परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। यहाँ कौन सा पेपर लीक हुआ है? 2 साल में चुनाव, नहीं कर रहा हूं। 2 साल में एक तो पेपर हुआ। जो इन्होंने पेपर लीक की बात की उत्तर प्रदेश में, मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर पेपर नहीं लीक हुआ, ये मैं मानता हूँ। पार्टी की सरकार में हुई परीक्षाओं का डर दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है सर कि ये जो ईडी का डर दिखाते हैं, उस ईडी में ऑफिसर रैंक के 114 पोस्ट खाली हैं, जिससे पूरे देश भर में माहौल बनाया जाता है कचुनाव के पहले। उसमें भी 114 पोस्ट खाली रह गया है, अभी तक नहीं भरा गया। आलोक जी कह देंगे कि वो पॉलिटिकल वर्कर है। आलोक जी, अब अगर आप पिंटू जी को अभी पॉलिटिकल वर्कर कह देंगे। ये पिंटू जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है ये पॉलिटिकल। आलोक जी, अब ये क्या बात है? आलोक जी, एक छात्र पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। एक सेकंड, एक छात्र क्या ट्रेनिंग मिली हुई है? एक सेकंड, एक छात्र क्या अपनी बात सामने नहीं रख सकता? आलोक जी, बिल्कुल रखने का अधिकार है, लेकिन एंगल देखिए बोलने का। डर है। अब एंगल क्या होता है? अब एंगल भी आप ही तय कीजिएगा, होने लगता है। एंगल भी आप ही तय कर देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने इनको हिंसा सिखाया। एंगल भी आप ही तय करेंगे। ईडी का डर हमने इनको दिखाया। ये कह रहे हैं ईडी का डर। किसी छात्र को ईडी का डर क्यों दिखाएंगे? किस लिए दिखाएंगे ईडी का डर? ये सब भाषा एक राजनीतिक भाषा है, ये पॉलिटिकली इस्तीफा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ आने से पहले ये पॉलिटिकली ट्रेन करके भेजे गए हैं। आप सर सबसे पहले अपने मंत्री को भगाइए सर कैबिनेट से, उसके बाद मानेगा सर क्या भगा रहे हैं सर। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, बहस को सही दिशा में ले जाने के लिए शिव गोपाल जी आना चाहते थे। जी शिव गोपाल जी, आप बताइए। संकेत जी, ये पूरी बहस, शिव गोपाल जी, पूरी बहस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के मकसद से हो रही है।
ये मेरा मकसद था आज इस कार्यक्रम को करने का। संकेत जी, मैं वही बात आपसे कह रहा था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जी। अटल जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे। हम लोग एक लोगों का समूह लेकर के उनसे मिले और उनसे कहा कि इस देश में हमारे जो अप्रेंटिसेस होते हैं वो विभिन्न प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग करते हैं, रेलवे में भी करते हैं। आप इनको 3 साल की 2 साल की ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, आप इनको भर्ती करा दीजिए। अटल जी ने हुक्मनामा जारी किया और उनको रेलवे में भर्ती करने का काम शुरू किया। बीच में फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको मुहिम शुरू करी। रामविलास जी आए, उन्होंने शुरू करा दिया। वो चालू रही नीतीश जी के टाइम पर भी, लालू जी के टाइम पे भी, ममता जी के टाइम पे, राम नाईक के भी टाइम पे, दिग्विजय सिंह के टाइम पे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें दोनों मंत्री हमारे काबिल मंत्री हैं, लेकिन वो अप्रेंटिस की भर्ती को नहीं कर रहे हैं, जबकि वो 8-8 साल से जो है वो ट्रेनिंग करके और यहाँ पर सड़क पर घूम रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बात को सुनेंगे और सिर्फ उन्हीं की बात को मानेंगे तो फिर देश के अंदर जो आम आदमी है उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज जो सरकार है, जो मंत्री है, उनको ब्यूरोक्रेट्स के बजाय जनता की बात समझनी चाहिए, उनको लोगों की बात समझनी चाहिए, उनके दिल के मरम को जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, अश्विनी वैष्णव से सवाल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रेल मिनिस्टर वो हैं तो सवाल उनसे पूछना लाजमी है। लेकिन उन्हीं के विभाग में जिस आदमी ने भी ये फैसला किया था कि इस तरीके से परीक्षा की जाएगी, इस तरीके से इतने सारे छात्रों की परीक्षा की जाएगी, लास्ट मिनट में ये चेंज किया जाएगा, एक की जगह 2 परीक्षा की जाएगी, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ही मकसद है आज के इस मुकाबला का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। रेलवे में भर्तियां और बड़ी पैमाने पर भर्तियां एक पुराना सिस्टम रहा है। सबसे पहले रेलवे में एक रिफॉर्म के नाम पर जो जोनल रिक्रूटमेंट होते थे उनमें बदलाव लाया गया और उनको नेशनल रिक्रूटमेंट का नाम दे दिया गया। जब भी ऐसी चीजें होंगी तो बड़ा नेचुरल है, वैकेंसीज के कैलकुलेशन में, इम्तहान होने में देरियां होंगी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे। और वो परिस्थितियां रही जब हम लोगों ने भी इस बात को कहा कि ये ठीक नहीं है। जो ये चकाचौंध चलता है संसद भवन के इर्द गिर्द, कैबिनेट में जो पोस्ट खाली हैं, जो ऑफिसर्स के जो पोस्ट खाली, जो ऑफिसर्स लेवल के पोस्ट खाली हैं, वो तकरीबन 7,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है सर। 7,035 पोस्ट जो खाली है, ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट खाली हैं, जिसको यूपीएससी को फिलअप करना है, फुलफिल करना है। ये क्या बताएंगे ये लोग?